हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शायंत और आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ हमारे इस कंटेंट क्रिएशन मास्टरी कोर्स में, जो कि 12 वीक्स का होने वाला है। और आई एम प्रीटी श्योर एंड आई कैन गारंटी यू कि ये 12 वीक्स का पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में आप एक ज़बरदस्त पोजीशन होल्ड करने वाले हो। अब बिफोर आई मूव अहेड मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि मैंने पिछले 4 महीने के अंदर अपने हमारे जो स्किल्सया का पेज है इंस्टाग्राम में, उसमें 250 के से भी ज़्यादा फॉलोअर्स गेन किए हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 250 के फॉलोअर्स इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। उससे पहले हमने स्किल्सया पेज पर कुछ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन फिर धीरे धीरे हम लोगों ने कंटेंट वहाँ पे डालना शुरू किया। मैंने वहाँ पे कंटेंट बनाना शुरू किया एंड देन वी जस्ट ग्रू अप सो फास्ट। अब ये सब चीज़ों को करने के पीछे भी कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, बहुत सारे प्लानिंग्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। कंटेंट क्रिएशन इज़ नॉट समथिंग कि तुमने कंटेंट बना दिया। कंटेंट क्रिएशन इज़ समथिंग जिसको करने के लिए तुम्हें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखनी पड़ती है। लोग सब कुछ नहीं बताते। जो यूट्यूब में वीडियोस मिलते हैं देखने में, उन पर बस ऊपर से कुछ चीज़ों को बता दिया जाता है, हर चीज़ें शेयर नहीं की जाती है। मैं चाहता हूँ कि आप कंटेंट क्रिएटर बनो, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन का बूम आपने अभी तक भी जितना देखा है वो तो कुछ भी नहीं है। वो आने वाले सालों में जितना बूम करने वाला है, दैट इज़ समथिंग अनबिलीवेबल, अनमैचेबल। लाइक हम इतने सारे जॉब्स को रिप्लेस होते हुए देख रहे हैं आज के टाइम पे। पिछले 1 दशक के अंदर इतने सारे जॉब्स चेंज हो चुके हैं, लेकिन कंटेंट क्रिएशन की बूम, जो कंटेंट क्रिएशन का ग्रोथ हुआ है, वो एक्सपोनेंशियली हुआ है। आजकल हर एक इंसान जो जितना भी बड़ा बिजनेस कर रहा है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, फाइनेंशियल कोई भी उसका बहुत अच्छा स्टेबिलिटी हो, वो चाहे गूगल में, अमेजोन में, कहीं पे भी काम कर रहा हो, लेकिन उसका एक यूट्यूब चैनल ज़रूर होता है, वो वीडियो ज़रूर बनाता है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे पोटेंशियल इतना ज़्यादा है। आजकल हर एक बच्चों का ख्वाब क्यों होता है कि मैं यूट्यूबर बन जाऊँ? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमें नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, पावर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। यहाँ पे पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में आते हो ना, 10-12 तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो अपने कंटेंट को एंड आप अलग अलग वे में कमा सकते हो और इतना पैसा छाप सकते हो, यू कांट इवन इमेजिन। अश्नीर ग्रोवर जी, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़े इन्वेस्टर है, सब लोग पहचानते होंगे, वो खुद कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में आए हैं और उन्होंने खुद बताया है कि ये कितना बड़ा फील्ड है, कितना पैसा यहाँ पे मिलता है एक्चुअली में। जो लोग इन्फ्लुएंसर होते हैं आज के टाइम पे, इतना पैसा चार्ज करते हैं एक एक प्रमोशन में या फिर एक एक कंटेंट में, आप सोच भी नहीं सकते हो। वो सब चीज़ों में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इस पूरे कोर्स में, सब कुछ, एवरीथिंग आपके सामने। तो हमारे आज के फर्स्ट टॉपिक में घुसने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कंटेंट क्रिएशन का सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस इतना क्यों है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में कंटेंट क्रिएशन इतना बूम क्यों कर रहा है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है कि पैसा। यस, क्योंकि अगर पैसा कहीं पे नहीं है तो लोग वहाँ पे दौड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि पैसा ही सबसे मेन चीज़ है। और कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे इकलौती ऐसी चीज़ है जो पैसा खूब देती है आपको। खूब मतलब इतना ज़्यादा कमा सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आजकल हर एक सेलिब्रिटीज़ यूट्यूब में आने के बारे में सोच रहे हैं, और नॉट ओनली आने के बारे में सोच रहे हैं, वो लोग आ चुके हैं। वो अपने कैसे भी करके कंटेंट को थोड़ा बहुत डालने की कोशिश करते हैं, जस्ट बिकॉज कि उन्हें भी पता चल गया कि यूट्यूब कितना ज़्यादा वैल्यूएबल हो चुका है आज के टाइम पे। यूनियन करके एक नया स्टार्टअप आया है, तो उन्होंने अभी इनिशिएटिव लिया है कि हर एक स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में यूट्यूब चैनल बनाना, उसमें वीडियोज़ डालना, वीडियोज़ अपलोड करना, कैसे वीडियोज़ बनाए जाते हैं, ये सब कुछ सिखाया जाएगा। अब एक ऐसा स्टार्टअप जो सीईओ बनाना सिखाते हैं, जो बिजनेसमैन बनाना सिखाते हैं, वो ऐसा सिखा रहे हैं कि यूट्यूब में कैसे वीडियोस बनाते हैं। इसका मतलब डिमांड पता चलता है कि यूट्यूब आज के टाइम पे किस पोजीशन में होल्ड कर रहा है। एवरीथिंग असाइड, 9 to 5 के एक जॉब को छोड़कर अगर आप अपने घर में बैठकर फ्रीली एनी टाइम, अगर आप चाहते हो, जब भी आपका मन करे, आप वीडियो बनाओ और उससे पैसे कमाओ। अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो क्या आप उसे नहीं करना चाहोगे? एंड मैं तो कह रहा हूँ कि मैं हर एक इंसान को चाहता हूँ कि वो क्रिएटर बन जाए, क्योंकि आने वाला टाइम कंटेंट क्रिएशन का होने वाला है। चाहे जितना भी एआई आ जाए, कोई भी आ जाए, देखो एआई हर चीज़ रिप्लेस कर देगा, लेकिन कंटेंट क्रिएशन को कभी नहीं करने वाला है। ये चीज़ दिमाग में घुसा लो, बिकॉज ये चीज़ बहुत जगहों पे बहुत लोग बोलते हैं कि एआई आ गया, कंटेंट क्रिएशन का क्या होगा, मतलब बाकी सारे जॉब्स का क्या होगा, लेकिन कंटेंट क्रिएशन के बारे में कोई नहीं बोलता, बिकॉज एवरीबडी नोज कि कंटेंट क्रिएशन कहीं नहीं भी जाने वाला है। एआई कभी आपके लिए वीडियो नहीं बना सकता। आप एआई को लेवरेज करके वीडियोज़ बना सकते हो, लेकिन एआई वीडियो बना नहीं दे सकता आपके लिए।
और जो भी बनाएगा उसके लिए क्रिएटिविटी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये सारी चीज़ें AI नहीं कर पाएगा। सो कंटेंट क्रिएशन का फील्ड आपको एक ऐसा लेवल देता है, आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है अपनी लाइफ को सबसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, वो और किसी जॉब में आपको नहीं मिल सकता है इतनी आसानी से। और सबसे बड़ी बात, आज के यूथ्स, आज के जो बच्चे हैं वो सारे यूट्यूबर बनना चाहते हैं। क्यों? रीज़न क्या है? बिकॉज उन्हें पता चल गया है कि आज हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डॉक्टर कह लो, इंजीनियर कह लो, ये सबसे पहले हुआ करता था कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। आज के टाइम पे लोगों को यूट्यूबर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है। इसका एक मेजर रीज़न है कि यहाँ पे वो सब कुछ है जो एक इंसान एक्चुअली में चाहता है। सिर्फ पैसा नहीं है, यहाँ पे फेम है, पावर है, एवरीथिंग जो भी तुम चाहते हो वो सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। और मैं कुछ दिन पहले एक बिजनेसमैन को सुन रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि हमेशा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो। बड़े बड़े इन्वेस्टर यही करते हैं, जो आज के टाइम पे अमीर, सबसे ज़्यादा अमीर लोग जो इस दुनिया में है ना, वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। उनकी थिंकिंग ऐसी होती है कि यूथ जिस तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे यूथ भाग रहे हैं, आज के जनरेशन जहाँ पे जिस दिशा में भाग रहे हैं, उसी पर इन्वेस्ट करो, उसी पर पैसा लगाओ, या उसी के इर्द गिर्द कुछ ऐसी आइडिया सोच के लाओ जिसको वो ग्रैब करते हैं या फिर ग्रैब करना चाह रहे हैं या फिर जिस तरफ वो भाग रहे हैं। और सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूबिंग, जो भी है। लोग भाग रहे हैं आजकल कंटेंट क्रिएशन के पीछे, इसीलिए लोग इस चीज़ को लेवरेज कर रहे हैं। इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है हर तरफ, यूट्यूब वीडियोस, हर तरफ जो भी कंटेंट क्रिएशन, जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं, हर तरफ कंटेंट ही कंटेंट। एंड दिस इज़ अ हार्श रियलिटी ऑफ कंटेंट क्रिएशन कि आज कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा फील्ड बन चुका है जो आपको पल भर में आप जो चाहते हो वो दिला सकता है। करोड़ों की गाड़ी, करोड़ों का मकान आजकल कोई बड़ी बात नहीं होगी यूट्यूबर्स के लिए, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके लिए। हम जिस निश पर है, आप जिस निश पर हो, उस निश पर आप वीडियोस बना के करोड़ों के पैसे कमा सकते हो। लिटरली आपका अगर कोई बिजनेस है, आप अपने बिजनेस के अराउंड उसी निश को पकड़ के वीडियोस बनाना शुरू कर सकते हो, अपने वीडियो को बूस्ट कर सकते हो, व्यूज़ को बूस्ट कर सकते हो और अपने बिजनेस को भी बूस्ट कर सकते हो। मतलब दोनों तरफ से आपका इनकम जनरेट होगा। एक ऑफलाइन आपका जो बिजनेस है वो भी ग्रो करेगा, दूसरा आपका जो ऑनलाइन मेन आपने वीडियो का शुरू किया है वो भी ग्रो करेगा। तो आप समझ सकते हो कि क्या पोटेंशियल है इस फील्ड में। लाखों रुपए के पैकेज वाले जॉब छोड़कर लोग आजकल यूट्यूब में अपना फुल टाइम दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो पागल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि वो यूट्यूब से क्या कर सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली उन लोगों ने ग्रो किया है, उन लोगों ने कंटेंट को अपनी उस लेवल पे लेके गए हैं, उन लोगों को वो अमाउंट ऑफ व्यूज़ मिल रहे हैं जिसकी वजह से उन लोगों ने ये स्टेप लिया है। बट ऐसा पॉसिबल है। जो जॉब से वो लोग 40 लाख 50 लाख रुपए कमा रहे थे साल भर में, वही यूट्यूब पर आके वो लोग वही पैसा 1-2 महीने में आराम से कमा रहे हैं। तो आप समझ लो कि एक साल में वो कितना कमा रहे होंगे। एंड ये इकलौता ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप अनगिनत वे में अर्निंग कर सकते हो, मोनेटाइज कर सकते हो अपने कंटेंट को और पैसे छाप सकते हो। लिटरली बहुत ज़्यादा पैसा है इस फील्ड में। कंटेंट क्रिएशन का एक और फ़ायदा है कि ये आपके सिर्फ एक स्किल को नहीं बल्कि मल्टीपल स्किल्स को एनहांस करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप पब्लिक स्पीकिंग अच्छा कर लेते हो बिकॉज आप बोलना शुरू करते हो कंटेंट क्रिएशन के जरिए, आप स्पीकिंग करना सीखते हो अच्छे से, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर हो जाता है। उसके साथ साथ आप टाइम मैनेजमेंट स्किल सीख जाते हो, आप डिसिप्लिन बन जाते हो, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन के अंदर बहुत सारे काम आते हैं और शुरुआती में सभी काम आपको खुद ही मैनेज करना रहता है क्योंकि आप खुद अकेले शुरू कर रहे होते हो। इसलिए आपके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है, आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स आ जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप अपने किसी काम के लिए क्लाइंट्स ढूंढ रहे हो तो उसके लिए भी कंटेंट क्रिएशन ही आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप एक एक करके क्लाइंट ढूंढने निकलोगे या फिर आप ईमेल करोगे किसी को या डायरेक्टली अप्रोच करने की कोशिश करोगे तो उसमें टाइम तो लगेगा ही, बट उसमें चांसेस आर वेरी लो कि आपको क्लाइंट मिल जाए, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आते हो तो आपको बहुत आसानी से बहुत सारे लोग मिल सकते हैं, क्योंकि जब आपकी वीडियो को रीच मिलना शुरू हो जाएगा, व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे, आपके पास क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे। सो अपार्ट फ्रॉम मनी, अगर आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप करना चाहते हो मल्टीपल टाइप्स के, इसके अलावा अगर आपको नेटवर्क इंक्रीज करना है अपना, आपको क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो इन सब के लिए आप कंटेंट क्रिएशन को डेफिनेटली चूज कर सकते हो। और कंटेंट क्रिएशन इज द ओनली वे जो आपके इन सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल कर सकते हैं। तो गाइस, अब हम घुसते हैं अपने आज के मेन टॉपिक पे, जो कि है अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट क्रिएशन लैंडस्केप। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, बिकॉज इसी चीज़ के अंदर कंटेंट क्रिएशन का जो पूरा मार्केटिंग फील्ड है, पूरा कंटेंट क्रिएशन का जो फील्ड है वो घुसा हुआ है। अगर आपको लगता था कि कंटेंट क्रिएशन मतलब बस कंटेंट क्रिएट करो, डाल दो, बस हो गया, नो,
दैट्स नॉट एवरीथिंग। कंटेंट क्रिएशन के अंदर इतनी सारी चीज़ें छुपी हुई है जो कि आज आपको पता लगने वाला है। कंटेंट क्रिएशन सिर्फ छोटा सा एक वर्ड हो सकता है, लेकिन इसके अंदर इतनी सारी चीज़ें भरी पड़ी हुई है जिसको जानकर आप हैरान हो जाओगे और उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी कि कंटेंट क्रिएशन के पीछे कैसे एफर्ट देना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें करना पड़ेगा एंड स्टफ्स लाइक दैट। कंटेंट क्रिएशन लैंडस्केप एक ऐसा इकोसिस्टम या फिर एक ऐसा एनवायरनमेंट कह सकते हो जिसके अंदर कंटेंट क्रिएशन किया जाता है, कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और कंटेंट को कंज्यूम भी किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आती है। अब इसके अंदर कुछ मेजर एस्पेक्ट्स आते हैं जिनको हम आगे आगे डिस्कस करते रहेंगे अब बारी बारी से। बट उससे पहले मैं दोबारा से बोल दूं, कंटेंट क्रिएशन एक पूरा सिस्टम है, पूरे सिस्टमेटिक वे में काम करता है जिसके अंदर हज़ारों चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। सो द फर्स्ट थिंग जो कि कंटेंट क्रिएशन लैंडस्केप के अंदर आता है वो है एवोल्यूशन, या फिर हम इसको और थोड़ा सा सिंपल करके बोल सकते हैं एडेप्टेशन। देखो, हर चीज़ में ना हम जब शुरुआती से जो भी काम करते आ रहे हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जब शुरुआती में पहली बार जब बैलगाड़ी आया था तो बैलगाड़ी चलता था, उस टाइम पे लोगों ने सोचा नहीं था कि कभी कार जैसी चीज़ें आ सकती है। कार चलेंगे, अपनी मशीन से चलेंगे, उसमें कोई एफर्ट नहीं डालना है, किसी एनिमल का इस्तेमाल नहीं करना है, वो अपने आप से दौड़ सकती है। ये चीज़ें तब पॉसिबल हुई, मतलब जब लोगों ने देखा कि हाँ ये हो सकता है। अचानक से 100 साल 200 साल बाद आया गाड़ी, तब लोगों ने देखा भाई ये क्या आ गया मार्केट में। अब तो फिर जो लोग बैलगाड़ी का काम कर रहे थे उनका जॉब खत्म हो गया, मतलब टोटली डिस्ट्रॉय हो गया। बट ऐसा नहीं हुआ एक्चुअली में। लोगों ने अडेप्ट किया, लोगों ने कार का इस्तेमाल करना सीखा, अलग अलग तरीकों से कार को कैसे इस्तेमाल करके पैसे कमाए जा सकते हैं ये सीखा। हर एक फील्ड में ऐसा ही होता है। कंप्यूटर का एग्जांपल देख लो, पहले टाइपराइटर का इस्तेमाल किया जाता था, अब टाइपराइटर धीरे धीरे कंप्यूटर में बदल गया, कीबोर्ड्स आ गए, अब कीबोर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं और कीबोर्ड में टाइप करते हैं। अब तो टाइप के लिए कीबोर्ड भी इस्तेमाल नहीं करते लोग, स्मार्टफोन में टाइप करते हैं। और भी मतलब वॉइस से भी हो जाता है, ऐसे नॉर्मली वॉइस बोल देते, वॉइस से टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट हो जाता है। ये सभी चीज़ें बहुत आसानी हो गई है आज के टाइम पे। सो ये चीज़ें शुरुआती से होती आ रही है। चेंज इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। चेंज को लोगों को अडेप्ट करना सीखना पड़ता है और ये हकीकत है। अगर आप चेंज को मान नहीं सकते हो तो आप टाइम के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाओगे। कंटेंट क्रिएशन भी एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे चेंज होता आया है। आप शुरुआती से देखो, जब हमने सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग जब देखना शुरू किया था, रेडियो आया था, उससे पहले भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें चलती थी। रेडियो आया, मतलब बहुत पुरानी बातें कर रहा हूँ मैं। रेडियो के थ्रू हम लोग सुना करते थे चीज़ें, भाई क्या हो रहा है, न्यूज़ वगैरह, एनीथिंग जो भी हम लोग सुन रहे हैं। उसके बाद एक दिन आया टीवी, वो भी बहुत पुराने वाले टीवी जो जिसमें कलर वगैरह नहीं होता था, उसमें भी एक चैनल आया करता था, तो हमें बस दिन भर 1 या 2 चैनल को ही देखते रहना पड़ता था। उसके बाद आया थोड़ा एडवांस टीवी, थोड़ा सा अच्छा टीवी जिसमें हाँ हम लोग चैनल वगैरह चेंज कर सकते थे, थोड़ा कलर वगैरह आ गया था। उसके बाद धीरे धीरे स्मार्ट टीवी आया, उसमें एंड्रॉयड वाला फीचर आया। अब तो बहुत कुछ हो गया है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन अब टीवी का भी सीन चल रहा है बंद, मतलब टीवी भी अचानक से अब गायब होने वाला है। लाइक ऐसा माहौल थोड़ा सा क्रिएट हो गया है अनटिल एंड अनलेस लोग स्मार्ट टीवी को अडेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट टीवी एक ऐसी चीज़ है जो कि एक नया टेक्नोलॉजी ला रही है। अदरवाइज जो पुराने वाले थे हमारे जनरेशन में, जो कि मेरे घर में अभी भी है, और जो टीवी सिर्फ बस चलने के लिए चलता है, चैनल वगैरह आप लोग मतलब जो लगा के हम लोग देख सकते हैं, वो एंड्रॉयड का कोई फीचर नहीं है। वो सारे टीवीज़ भी गायब हो जाएंगे अगले कुछ सालों के अंदर ही, और बस स्मार्ट टीवीज़ रह जाएंगे। लेकिन कंटेंट क्रिएशन आया एक दूसरी तरफ से, मतलब एक अलग तरीके से कंटेंट क्रिएशन ने अपना दबदबा जो है वो मचाना शुरू किया मार्केट में। कंटेंट क्रिएशन भी एक ब्रॉडकास्टिंग का वे निकला, जहां पे लोग स्मार्ट तरीके से, सिंपली ईजी वे में अपने स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करके लैपटॉप्स, टैबलेट्स में, कंप्यूटर में जो है आसानी से अपनी पसंदीदा कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू किए। और कंटेंट क्रिएशन भी अब बहुत ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है। यूट्यूब आया, यूट्यूब ने पूरा कंटेंट मार्केट को अलग लेवल पे कर दिया। कंटेंट क्रिएशन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लोग वीडियोस तो बनाते थे बट इस तरीके से ऐसा किसी ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन यूट्यूब ने आके पूरा काया पलट कर दिया। अब पिछले 1 दशक के अंदर यूट्यूब ने भी बहुत सारे बदलाव किए हैं। वीडियो का क्वालिटी आज देखना किस लेवल में चला गया है। लोग पहले एक नॉर्मल क्वालिटी में वीडियो बनाते थे, बस ऐसे नॉर्मल आगे कैमरा के सामने वीडियो बना दिया, ये चलता था आज से कुछ टाइम पहले। बट अब यूट्यूब इतना एडवांस हो गया है कि आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं चलती है।
ट्रेडिशनल वे में वीडियो बनाना आजकल नहीं चलता है। आजकल आपको नई चीज़ों को सीखना पड़ता है, जैसे बहुत ज़्यादा एडिटिंग हो गया, अपने वीडियोस में वो सारी एलिमेंट्स को यूज़ करना जिससे एक इंसान को हुक करना बहुत आसानी हो जाती है एंड स्टफ्स लाइक दैट। एंड इसके बाद आ गया एआई ने पूरा काया पलट कर दिया, पूरे कंटेंट मार्केट को हिला के रख दिया। अभी तो बहुत सारी चीज़ें होने बाकी है क्योंकि एआई का ये बस शुरुआती दौर है, लेकिन एआई ने ऑलरेडी मचाना शुरू कर दिया है कंटेंट क्रिएशन फील्ड में और लोगों ने इसको इस्तेमाल करके अलग वे में कंटेंट को बनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि आपने शायद देखा होगा कि एआई के ज़रिए आजकल कितने सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो जाए, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो जाए, टेक्स्ट टू स्पीच हो जाए, एनीथिंग जो भी वो सोच रहे हैं वो कर पा रहे हैं एआई के ज़रिए, वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर। मतलब कंटेंट क्रिएशन वैसे ही एक बहुत ही ईजी जॉब है लोगों के लिए। मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 2 से 3 घंटे में आप एक वीडियो बना ले सकते हो। अगर आप चाहते हो आप डिसेंट सा एक वीडियो बना सकते हो। हार्डली मैं 5 घंटा मान के चलता हूँ। अपने घर में बैठे एक कैमरा के सामने आराम से एकदम कंफर्टेबली बैठ के अगर कोई ऐसा काम कर सको आप जब भी आपका मन करे, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन लोगों को उतना भी टाइम नहीं देना आज के टाइम पे एआई का इस्तेमाल करके वो 2 मिनट 5 मिनट हार्डली 10 से 15 मिनट के अंदर कंटेंट बनाना चाह रहे हैं। और इसी चीज़ ने आज पूरा रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। यूट्यूब वीडियो क्रिएशन बोल दो या फिर इंस्टाग्राम का क्रिएशन बोल दो, सभी चीज़ों को एक अलग लेवल पे कर दिया है। और यही है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न कंटेंट क्रिएशन के बीच में फ़र्क। अब इसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो है की प्लेयर्स इन कंटेंट क्रिएशन। याद रखना, मैं जो ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये कंटेंट क्रिएशन लैंडस्केप के अंदर आता है। मतलब वो सारी चीज़ें जो एक कंटेंट क्रिएशन के इकोसिस्टम के अंदर आता है, जो पढ़ता है, जिनको ध्यान रखते हुए एक क्रिएटर को कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में एंटर करना पड़ेगा। अगर आप एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि कंटेंट क्रिएशन सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको बस बोल देने से काम हो जाएगा। इसके पीछे कई चीज़ें हैं जो कि शायद आपके लिए अनजानी है टोटली, और यही चीज़ें आज आपको इस कोर्स के थ्रू पता चलने वाला है। तो अब बात आती है की प्लेयर्स इन कंटेंट क्रिएशन। तो 3 की प्लेयर्स होते हैं कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में। एक होता है क्रिएटर, दूसरा होता है ब्रांड, तीसरा होता है प्लेटफॉर्म। क्रिएटर जो होता है उसका काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो कंटेंट क्रिएट करेगा और बस हो गया काम। क्रिएटर का काम बहुत तरीके से हो सकता है। अब हो सकता है मतलब होता है एक्चुअली नॉर्मली। क्रिएटर जो है वो ये करता है, सबसे पहले तो वो कंटेंट क्रिएट करता है। उसका प्राइमरी जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन काम रहता है वो है कंटेंट क्रिएशन ऑब्वियसली। बट इसके अलावा भी क्रिएटर को एक ऑथेंटिक, एक यूनिक वॉइस बनना पड़ता है। देखो, लोग आपको तभी देखेंगे या फिर आप तभी अलग होंगे सबसे जब आपका एक अलग पर्सपेक्टिव होगा, आप एक अलग वॉइस बनोगे, आपकी एक अलग पर्सनैलिटी होगी और आप सबसे अलग होंगे। क्योंकि अगर आप किसी को कॉपी कर रहे हो, सपोज कि आप अगर किसी को पसंद करते हो और उसी के जैसा आप वीडियो बना रहे हो, एकदम डीटो हूबहू एकदम सेम आप वीडियोस डाल रहे हो, तो आपको लोग क्यों देखेंगे? बिकॉज आपकी कोई खुद की पहचान नहीं है। आप वो जैसा डायलॉग बोलता है, वो जैसे बोलने की ढंग, उसका जो भी स्टाइल है, वो सब कुछ आप कॉपी कर देते हो A to Z। तो आपका कुछ अलग पर्सपेक्टिव भी नहीं हुआ, क्योंकि वो जो भी अपना ओपिनियन देता है वो भी आप बोल देते हो। सो पीपल विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन यू। इसके बाद जो मेन एक और काम आता है वो है एंगेजमेंट क्रिएट करना। देखो, एक कंटेंट क्रिएटर का सबसे मेन जो काम होता है वो है एंगेजमेंट। अगर आपके पास एंगेजमेंट नहीं है, अगर आपके पास इंटरेक्शन सही नहीं है, अगर आपके जो फैंस है या फिर आपके जो व्यूअर्स है वो आपको अच्छे से इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो आपके साथ टीवी एक्टर्स का कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसीलिए टीवी एक्टर्स आर डाइंग एक्चुअली, क्योंकि उनके पास अब वो वाले ऑडियंस नहीं है जो डाई हार्ड फैंस है या फिर वो उस लेवल के फैंस। आजकल ऑनलाइन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या फिर कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स के पास जो फ़ैन फॉलोइंग्स है, उनके जो कोर फैंस होते हैं ना, वो बहुत तगड़े होते हैं एक्चुअली में। और इसके होने के पीछे यही रीज़न है कि उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छे से हो पाता है। कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं वो अपने ऑडियंस के साथ ऐसे बिहेव करते हैं ताकि वो अपने फैमिली मेम्बर ही हो, और इसी कारण की वजह से वो अलग बनते हैं। और ये एक बहुत बड़ा की पॉइंट है। क्रिएटर्स को ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि अपने ऑडियंस के साथ कैसे अच्छे बिहेव किया जाए, कैसे उनको ट्रस्ट प्रोवाइड किया जाए, कैसे ऑथेंटिसिटी मेंटेन करके रखे, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हम पे ट्रस्ट कर सके, वो हमारे साथ बने रह सके लॉन्ग टाइम तक और हमें सपोर्ट कर सके। और चौथी चीज़ जो कि क्रिएटर को ध्यान रखनी पड़ती है वो है मोनेटाइजेशन। ऑब्वियसली हर कोई पैसा कमाने के लिए आता है, तो क्रिएटर का एक रोल रहता है कि हमें मोनेटाइजेशन को भी ध्यान रखना पड़ेगा।
पैसा कैसे कमाया जा सकता है, तो वो हर एक चीज़ों के बारे में वो थोड़ा बहुत इधर उधर देखता रहता है। तो क्रिएटर का ये 4 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, मैंने जो आपको शायद शेयर कर दिया। पहली बात तो कंटेंट क्रिएशन, दूसरा क्रिएटर देखेगा कि उसका एक अलग पर्सपेक्टिव है, उसका एक अलग यूनिक वॉइस बन रहा है, वो किस लिए वो उसका पहचान बन रहा है मार्केट में, कंटेंट क्रिएशन फील्ड में। तीसरी बात वो देखेगा कि क्या वो एंगेजमेंट ला पा रहा है अपनी वीडियोस में, और चौथी बात किस तरीके से वो अपने कंटेंट को मोनेटाइज कर सकता है और उसके थ्रू पैसे कमा सकता है। अब नंबर 2 आ जाता है ब्रांड्स। ब्रांड्स हो गए कंटेंट क्रिएटर्स के बाद या फिर क्रिएटर्स के बाद दूसरे सबसे बड़े की प्लेयर, क्योंकि इनके अलावा ना कंटेंट क्रिएशन का ये फील्ड चल नहीं सकता है। जब से कंटेंट क्रिएशन पॉपुलर होना शुरू हुआ है तब से ब्रांड्स कंटेंट क्रिएटर्स के पीछे भागना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि उनको पता लगा है कि यहाँ पे ना ऑडियंस जो है ना वो बहुत तगड़े हैं। अगर एक बार इन्फ्लुएंसर ने इन्फ्लुएंस कर दिया इन ऑडियंस को तो हमें करोड़ों की प्रॉफिट हो सकती है और बहुत अच्छे खासे सेल हम लोग जनरेट कर सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, टीवी एड्स वगैरह हम लोग जो देखते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगर आप किसी कंटेंट क्रिएटर के थ्रू या किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करा रहे हो एंड सेल करा रहे हो, क्योंकि आपको वहाँ पे प्रॉफिट बहुत देखने को मिलते हैं और आप अच्छे खासे बेनिफिटेड भी होते हो और आपको लॉन्ग टाइम तक इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड इन्फ्लुएंसर के साथ आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हो एंड उसके साथ भी लॉन्ग टाइम तक काम कर सकते हो। तो ब्रांड का सबसे मेन इंटेंशन रहता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना। वो प्रोडक्ट या सर्विस जो भी होता है वो चाहता है कि मैं किसी भी क्रिएटर के साथ कोलैबोरेट करूं और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करूं या सर्विस को मैं अपने रीच जो है वो बढ़ा सकूं, ऑडियंस तक पहुंच सकूं और उनको मैं एज ए कस्टमर अपना टर्न कर सकूं। क्रिएटर के ऑडियंस को मैं कस्टमर में टर्न करूंगा और उनको अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस सेल करूंगा। अब इसमें बहुत बार एक क्रिएटर उस ब्रांड को उसकी आइडेंटिटी बिल्ड करने में हेल्प करता है। लाइक ऐसा होता है कि ब्रांड आया, उसके पास ब्रांड बहुत ही छोटा है, लोगों को नहीं पता इस ब्रांड के बारे में, कभी सुना नहीं है उतना नाम खास, लेकिन उस क्रिएटर ने प्रमोट करना शुरू किया, उसके पास बहुत सारे फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, तो उस ब्रांड को धीरे धीरे लोग जानना शुरू कर दिए, उसका एक आइडेंटिटी बिल्ड हो गया। बट इस दौरान क्रिएटर को यानी कि आपको एक और चीज़ की ध्यान रखनी पड़ती है, वो है ट्रस्ट इश्यूज, ऑथेंटिसिटी की। ध्यान रखना कि कोई भी ब्रांड को आप प्रमोट ना कर दो या ऐसे ही बस पैसों के लालच में, क्योंकि वो कुछ चंद पैसे ऑफर कर रहे हैं। इसका मतलब आप अगर एक गलत ब्रांड को प्रमोट कर देते हो, एक फेक या फिर स्कैम चीज़ को प्रमोट कर देते हो, तो आप ऑडियंस ट्रस्ट लूज कर जाओगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंटेंट क्रिएशन के फील्ड में। अगर ऑडियंस का आपका भरोसा ही चला गया ना ऑडियंस का आपके ऊपर, देन आप टोटली ख़त्म हो जाओगे, क्योंकि सबसे मेन ऑडियंस होता है। अगर ऑडियंस आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, वो आगे से आपके पास आएंगे ही नहीं, आपके वीडियोस भी नहीं देखेंगे और आपका प्रमोट किया हुआ कोई भी चीज़ खरीदना तो दूर, वो सुनेंगे तक नहीं। अब तीसरा जो की प्लेयर होता है वो है प्लेटफॉर्म। ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि कौन से प्लेटफॉर्म के लिए आप वीडियोस बनाना चाहोगे। आज के टाइम पे इंस्टाग्राम हो गया जहाँ पे आप रील्स बना सकते हो, यूट्यूब हो गया सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है आज के टाइम पे, सबसे बड़ा और सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म यूट्यूब, जहाँ पे आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, लॉन्ग वीडियोस बना सकते हो, इवन शॉर्ट्स भी बना सकते हो। इसके अलावा फेसबुक भी हो गया, वहाँ पे भी आप वीडियोस डाल सकते हो, वहाँ पे भी आप रील्स पोस्ट कर सकते हो। इसके अलावा भी कंटेंट क्रिएशन का कुछ अलग तरीका होता है, सिर्फ वीडियो कंटेंट नहीं होते, आज के टाइम पे टेक्स्ट जनरेटेड कंटेंट्स भी होते हैं, फोटोज़ भी होते हैं, वीडियोज़ भी होते हैं। तो टेक्स्ट वाले जो कंटेंट्स होते हैं, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ट्विटर हो गया, ईमेल हो गया, ये सारे टेक्स्ट कंटेंट्स होते हैं, ये वीडियोस नहीं होते हैं। नॉर्मली पोस्ट नहीं कर सकते हो, नॉर्मली मतलब ऐसा होता है कि आप किसी को कुछ भेज सकते हो। लिंक्डइन में जैसा हो गया, लिंक्डइन में आप कुछ लिख के वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। ट्विटर में आप कुछ लिख सकते हो, वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। फ़ोटोज़ अगर हम ऐसे कहें तो नॉर्मली इंस्टाग्राम हो गया, बट इंस्टाग्राम में आजकल फ़ोटोज़ को उतना प्रमोट किया नहीं जाता है, लेकिन हाँ इंस्टाग्राम नॉर्मली जो बनाया गया था वो फ़ोटोज़ के लिए बनाया गया था। फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं लोग, वहाँ पे भी कोलैबोरेशन होता है फ़ोटोज़ के ज़रिए। एक फ़ोटो डाल दिया किसी ब्रांड के साथ तो वो करके हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से होता है। लेकिन मेन जो है वो है वीडियो क्रिएशन, वीडियो कंटेंट। वो आप इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हो, फेसबुक पे भी डाल सकते हो, यूट्यूब पे भी डाल सकते हो। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर एक प्लेटफॉर्म का जो एल्गोरिदम है, जो काम करने का तरीका है, वो अलग अलग तरीका है। जैसे मान लो कि आप यूट्यूब में अगर वीडियो डाल रहे हो तो वो अलग तरीके से काम करता है। आप लॉन्ग वीडियोस डालते हो तो वहाँ पे आपको अलग तरीके से एसईओ करना रहता है, आपको वहाँ पे टैग्स लगाने पड़ते हैं, अच्छे से वीडियो कंटेंट को डिज़ाइन करना पड़ता है, थंबनेल की ज़रूरत पड़ती है, हज़ारों चीज़ें करनी पड़ती है आपको यूट्यूब में। लेकिन वहीं पे अगर आप इंस्टाग्राम पे एक रील डालोगे तो आपको वहाँ पे इतनी चीज़ें नहीं करनी पड़ती है, और वहाँ पे चीज़ें जो करनी पड़ती है वो अलग होती है। वो यहाँ पे इस चीज़ों से टोटली अलग होती है। वहाँ पे थंबनेल इस तरीके से नहीं डाला जाता है, वहाँ पे चीज़ें अलग तरीके से काम करती है।
तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम अलग हो गया। अगर आप सोच रहे हो कि आपको कंटेंट बनाना है तो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन से प्लेटफॉर्म में बनाना चाह रहे हो। शुरुआती से मैं कहूँगा कि आप एक ही प्लेटफॉर्म को पकड़ो, बिकॉज क्या होता है ना कि हमेशा लोग आजकल के टाइम पे बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि वो हमेशा ना मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को पकड़ लेते हैं। शुरू में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को जो है वो सोचते हैं कि मैं हर एक प्लेटफॉर्म में वीडियोस बनाना शुरू कर दूँ। बट एक्चुअली में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हम सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मैनेज नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती है और ऐसे फिर हम समझ नहीं पाते कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस तरीके से काम कर रहा है। अगर हम एक प्लेटफॉर्म को टाइम देना तो वहाँ पे उसके एल्गोरिदम्स को, उनके जो सिस्टम है उनको हम अच्छे से समझ सकते, परख सकते हैं। ये चीज़ें बहुत आसानी से होती है। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि पहले एक प्लेटफॉर्म को पकड़ो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, उस पर थोड़ा बहुत अपना टाइम स्पेंड करो, उस पर अपना पूरा झोंक दो एंड फिर देखो कि कौन सा सिस्टम काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है। फिर उसको समझ लो, थोड़ा ग्रोथ हासिल कर लो, फिर धीरे धीरे अपने कंटेंट के जो फील्ड को है वो एक्सपांड करते जाओ। फिर यूट्यूब पे भी आ जाओ, धीरे धीरे फेसबुक पे भी चले जाओ, हर जगह को एक्सपांड करते रहो फिर धीरे धीरे। ऑलराइट, अब जो नेक्स्ट आता है वो है टाइप्स ऑफ कंटेंट। याद रखना, मैं दोबारा से बता दूं, ये सारी चीज़ें वो कंटेंट क्रिएशन लैंडस्केप के अंदर आती है। लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं होता है कि भाई इतनी सारी चीज़ें होती है असल में, और इन सभी चीज़ों को डिसाइड करना पड़ता है, फिर जाके आप एक कंटेंट में घुस सकते हो। ऐसे ही नहीं यूँ ही आपने सोच लिया कंटेंट बनाएंगे और बना दिया। एक कंटेंट के बनाने के पीछे हज़ारों चीज़ें होती है जो आपको सोचनी पड़ती है, स्ट्रैटेजीज बिल्ड करनी पड़ती है, कैसा कंटेंट बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंटेंट, अब टाइप्स ऑफ कंटेंट के अंदर 4 टाइप के कंटेंट्स आते हैं। सबसे पहला टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट बेस्ड, मैंने जो आपको कहा कि ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, ईमेल हो गया, यहाँ पे आप टेक्स्ट डाल के, नॉर्मली ट्विटर में जो होता है कि आपने कोई पोस्ट किया, कोई कुछ लिख दिया, वो रीच मिलेगा उसको, फिर वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत वो ग्रो करता है। ट्विटर वगैरह जो भी नॉर्मली आपने देखा होगा कि ट्विटर में कैसे काम करता है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि ट्विटर में या फिर टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट को प्रमोशन ज़्यादा नहीं किया जाता या फिर उसको रीच ज़्यादा नहीं मिलता है। एक्चुअली टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट होता तो है और पहले ज़्यादा होता था, पहले ज़्यादा चलता था जब वीडियो का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था। लेकिन आजकल दुनिया टोटली वीडियो का हो गया है, मतलब वीडियो इज़ एवरीवेयर। लोग विजुअली चीज़ों को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं और उससे ज़्यादा समझ भी आता है एक्चुअली। तो इसीलिए टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट है तो ज़रूर, लेकिन उसका उतना ज़्यादा खास कुछ इम्पैक्ट आज के टाइम पे पड़ता नहीं है। दूसरा हो गया इमेजेस के साथ भी सेम चीज़ है। इमेजेस लोग खास कुछ अलग से देखते नहीं आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ वीडियोस जब से आए हैं, वीडियोस का जब से क्रेज़ बनना शुरू हुआ है, इमेजेस का क्रेज़ घटना शुरू हो गया है। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पहले जो इमेजेस के बदौलत चलते थे, आज वो इमेजेस को प्रमोट ज़्यादा नहीं करते, आज वो रील्स को प्रमोट करते हैं, शॉर्ट वीडियोज़ को। तो ये समझने की ज़रूरत है कि भाई वीडियोज़ का ज़माना चल रहा है और वीडियोस को ही बनाना सबसे ज़्यादा अक्लमंदी बड़ी काम होगी अगर आप आना चाह रहे हो। एंड देन इवेंचुअली आप अपने बिजनेस को या फिर कंटेंट क्रिएशन को ग्रो करने के लिए और उसको एक्सपांड करने के लिए, बिजनेस को थोड़ा और फैलाने के लिए टेक्स्ट में भी जा सकते हो, इमेजेस में भी जा सकते हो, जिससे आपका एक ब्रांड, आपका एक अथॉरिटी बिल्ड होगी। एंड चौथा हो गया जो सबसे डिमांडिंग आज के टाइम पे जो बढ़ रहा है, ये भी एक फॉर्म ऑफ वीडियो ही है, वो है पॉडकास्ट। अब देखो पॉडकास्ट 2 तरीके से हो सकता है, एक है ऑडियो, दूसरा हो गया वीडियो। अब ऑडियो वाला जो पॉडकास्ट है वो थोड़ा सा मतलब हाँ चलता तो है, बट ये थोड़ा सा काइंड ऑफ रेडियो जैसा हो गया, क्योंकि तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं पॉडकास्ट को सुनने के साथ साथ कभी कभी विजुअली देखना भी। देखो मैं थोड़ा बहुत एग्जांपल देता हूँ, जैसे रणवीर अल्लावादिया का हो गया, TRS हो गया, या फिर जैसे देख लो BR बाइसेप्स का, मतलब जो इंग्लिश वाला पॉडकास्ट है, या फिर बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट है। आज के टाइम पे पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा डिमांड में चल रहे हैं। इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि लोगों को रॉ टॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं। लोगों को ये जानना पसंद है किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये कैसे बनना है, वो कैसे करना है। और 2 लोग अगर इसके बीच में डिस्कस कर रहे हैं, वो 2 हो, 4 हो, 3 हो, अगर बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, गॉसिप चल रहा है, उसको सुनने में बहुत मज़ा आता है। एंड ये चीज़ एज अ पॉडकास्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। पॉडकास्ट का मतलब होता है 2, 3, 4 लोग मिलकर, या फिर जितने भी लोग चाहे मिलकर माइक के सामने आके बात करेंगे और वो रिकॉर्ड होगा, उसके साथ कैमरा भी रहेगा सामने, वीडियो भी रिकॉर्ड होगा, एंड वो अल्टीमेटली फुटेज रिकॉर्ड होने के बाद टोटली वीडियो आएगा। वो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग होता है, 50 मिनट्स, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी लेंदी हो सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पॉडकास्ट का मेन जो फॉर्म रहता है वो बहुत ही रॉ रहता है और उसका इंटेंशन रहता है कि हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं जिस भी टॉपिक के ऊपर, उसको लोगों के सामने लाया जाए, ऑडियंस उसको देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा, वो सुनेंगे, उनको ज्ञान मिलेगा, एंड दैट्स इट। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ कॉन्टेंट, जिसमें 4 टाइप्स के कॉन्टेंट आते हैं: टेक्स्ट, इमेजेस,
वीडियो एंड पॉडकास्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है कंटेंट क्रिएशन ट्रेंड्स। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कंटेंट क्रिएटर हमेशा जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड रहता है वो है ट्रेंड्स, क्योंकि इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा चीज़ जो एक कंटेंट क्रिएटर के सक्सेस के पीछे का रीज़न, जो सबसे मेन रीज़न होता है वो है ट्रेंड को पकड़ना। यहाँ पे वही लोग मोस्टली सक्सेसफुल होते हैं जो ट्रेंड के साथ चलना सीखते हैं। वो नॉट ओनली कि कौन सा ट्रेंड आया वीडियो बना दिया, इस ट्रेंड के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि कैसा फॉर्म ऑफ वीडियो चल रहा है, वीडियो किस तरह के लोग पसंद कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पॉडकास्ट लोग देखना पसंद कर रहे हैं, ये ट्रेंड पहले नहीं था। आज से 3 साल पहले 4 साल पहले पॉडकास्ट लोग उतना नहीं सुना करते थे, लेकिन अचानक से पॉडकास्ट का एक बूम आया। बाहर से वेस्टर्न कंट्रीज में पॉडकास्ट होना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे इंडिया में भी उसका क्रेज़ आना शुरू हुआ और पॉडकास्ट की ग्रोथ आज के टाइम पे बहुत अच्छी हो रही है। जो कंटेंट क्रिएटर्स होता है उनको हमेशा अपनी नज़र को ऐसे करके रखना पड़ता है कि भाई जहाँ पे भी कोई भी ट्रेंड आ रहा है, कोई भी ऐसा चीज़ चल रहा है जिसको हमें पकड़ना चाहिए, ज़रूरत है, वो उसे पकड़ लेते हैं। और जो पकड़ नहीं पाते, जो टाइम रहते हैं उन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते, वो पीछे रह जाते हैं या तो वो ख़त्म हो जाते हैं। फेलियर, उनके साथ जो फेलियर होता है वो काम करता है। अब जैसे शॉर्ट फॉर्म वीडियोस का एक बहुत तगड़ा ट्रेंड आया अचानक से टिकटॉक के बाद से, तो शॉर्ट फॉर्म वीडियोस अलग तरीके से बूम करने लगे, लेकिन जब टिकटॉक चला गया उसके बाद इंस्टाग्राम में रील्स आ गए अचानक से, फिर यूट्यूब ने भी अपना शॉर्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिया और यूट्यूब ने खास करके शॉर्ट्स को प्रमोट भी किया दबा करके 1-1.5 साल तक, और एक बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट्स का प्रमोशन किया, जिसके बाद शॉर्ट्स ने एक अलग तरीके से फ्लो पकड़ लिया और हमने भी अपने इंस्टाग्राम पेज पर रील्स बनाकर 250K से ज़्यादा फॉलोअर्स गेन किए पिछले 4 महीनों के अंदर। तो इसको कहा जाता है कंटेंट क्रिएशन ट्रेंड। ट्रेंड को पहचाना कि लोग किस तरीके की फॉर्मेट, कौन सी वीडियोस क्या देखना पसंद करते हैं। एक टाइम था जब लोग 4 मिनट 5 मिनट के वीडियोस देखना पसंद करते थे। आज के टाइम में लोग ज़्यादातर थोड़ा ज़्यादा इधर थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस देखना पसंद करते हैं। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं, या फिर एकदम ही शॉर्ट वीडियोस देखना पसंद करते हैं जो 1 मिनट के अंदर आते हैं। जो शॉर्ट वीडियोस हम स्क्रॉल करके ऐसे ही निकल सकते हैं, वो देखना पसंद करते हैं। मतलब दोनों तरीके की ऑडियंस है। एक या तो बहुत लेंदी ऑडियंस है जो 1-1 घंटे के एपिसोड्स भी, वीडियोस भी देख लेते हैं, और एक ऑडियंस है जिनके पास टाइम नहीं रहता है, वो बस ट्यूशन जा रहे हैं, जॉब से आ रहे हैं, वो लोग अपने सामने शॉर्ट फॉर्म वीडियोस ऐसे चलाते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, उनके सामने वो मज़ा जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। तो ये पर्पज़ अलग होता है। लेकिन जो एडुकेटर, मतलब जो एजुकेशन के पर्पस में आता है, वो लॉन्ग वीडियोस भी देखता है, उसे ज्ञान लेना होता है, उसको जानना पड़ता है। तो इसी वजह से अलग अलग टाइप के ऑडियंस भी है और अलग अलग टाइप के ट्रेंड्स भी चलते हैं, और आपको ट्रेंड को पकड़ना है कि कौन सा ट्रेंड आ रहा है, किस तरीके की कंटेंट अभी चलने वाली है, और फ्यूचर को भी इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन से कंटेंट आगे चलकर और ज़्यादा बूम करने वाले हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है कंटेंट क्रिएशन टूल्स एंड सॉफ्टवेयर, जो सबसे एसेंशियल चीज़ होती है हमारे कंटेंट क्रिएशन फील्ड में। अगर कोई इंसान कंटेंट क्रिएट करना चाहता है तो उसे सिर्फ कैमरा के सामने आके बोलने से ही काम नहीं बनेगा, उसे हर एक सॉफ्टवेयर का यूज़ आना ज़रूरी है आज के टाइम पर। अगर आपका वॉइस रिकॉर्डिंग सही नहीं है, अगर आपका वीडियो एडिटिंग सही नहीं है, तो आप एक कंटेंट क्रिएटर बनने के लायक नहीं हो, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को अब क्वालिटी मैटर करती है। पहले ये चल जाता था कि आप एक 10,000 का 20,000 का फ़ोन ले लो और उससे रिकॉर्डिंग करके दे दो, पहले लोग सुन लेते थे, बट आज के टाइम पे लोगों को आदत पड़ चुकी है क्वालिटी की। क्योंकि आप ये चीज़ समझो कि आपने 20,000 का फ़ोन लिया, फिर आपने एक वीडियो बनाया, उसमें खास कुछ एडिटिंग भी नहीं है, नॉर्मल सी वॉइस आ रही है, कोई अच्छा वॉइस नहीं है, लोग आपको सुनेंगे क्यों सुनेंगे? उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, वो ऑलरेडी अच्छे अच्छे क्रिएटर्स को देखते आ रहे हैं, 1 मिलियन वाले, 2 मिलियन वाले, 10 मिलियन वाले, जिनके पास पैसे भी है खूब सारे, और उनके सेटअप में हर वो चीज़ें हैं उपलब्ध जो एक अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। वो चाहे एक तगड़ा माइक हो जाए, वो चाहे एक अच्छा वीडियो कैमरा हो जाए, और एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो जाए, इवन उनके पास अलग से वीडियो एडिटर्स भी रहते हैं, उनके पास थंबनेल क्रिएटर्स भी रहते हैं जो होते हैं, और बाकी जो भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, लाइटिंग वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग, वो सब कुछ उनके पास रहता है। तो आपको सबसे पहले तो अपने वीडियो को क्रिस्प, अपने वीडियो को अच्छे बनाने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। वीडियो सॉफ्टवेयर हो जाए, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो जाए, ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो जाए, ये सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। कैनवा जैसा सॉफ्टवेयर भी आपके पास होगा तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि कैनवा देखो आज के टाइम पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर है ना जो हर चीज़ों की रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है। आपको फ़ोटो की ज़रूरत है, आपको थंबनेल बनाना है, वो भी
काम बन जाएगा। प्रेजेंटेशन बनाना है वो भी कैनवा से हो जाएगा, वीडियो एडिटिंग कैनवा से हो जाएगा, कैनवा से आप कोई भी ग्राफिक डाउनलोड कर सकते हो, एनीथिंग जो भी आपको चाहिए वो आप कैनवा से कर सकते हो। इवन अगर आप कोई ऐसी वीडियो बना रहे हो जिसमें आपको पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड करना है अपने पीसी का या फिर अपने मोबाइल का, कुछ दिखाना है लोगों को, कुछ ट्यूटोरियल करके दिखाना है कि इस ऐप को कैसे यूज़ करना है, इस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करके इसको यूज़ करना है, तो ये चीज़ों के लिए भी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ये सभी चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है और आपको यूज़ करना भी आना चाहिए। तो दिस इज़ वेरी एसेंशियल इन कंटेंट क्रिएशन फील्ड। अगर आपको ये पहले नहीं आता है, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जो काम शुरू करेंगे कंटेंट क्रिएशन का काम, वो हमारे पास पहले से कोई इक्विपमेंट नहीं रहने वाला है। सबसे मेन तो हमारे पास कोई एम्प्लॉय नहीं रहने वाला है, हमारे पास पैसे नहीं है एक वीडियो एडिटर को हायर करने के लिए, तो हमें खुद से करना पड़ेगा। तो यू हैव टू लर्न दिस कि आपके पास एक एडोबी कोई भी सॉफ्टवेयर हो, एडोबी प्रीमियर प्रो हो जाए, आपके पास एक फिल्मोरा का सॉफ्टवेयर हो जाए, एनीथिंग कोई भी सॉफ्टवेयर हो जाए पीसी में, या तो अगर आप मोबाइल फ़ोन में भी कर रहे हो तो उसमें भी आपको एक अच्छा तगड़ा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ज़रूरी है, जिसमें आपको प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, जहाँ पे आप एडिटिंग अच्छे खासे कर सकते हो, वॉइस भी एडिटिंग हो जाता है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे हम लोग ऑडेसिटी में अपना वॉइस भी एडिट करते हैं, तो ये चीज़ों का आपको होना बहुत एसेंशियल है अगर आप कंटेंट क्रिएशन में अपनी मजबूती को एकदम होल्ड करके रखना चाहते हो, बहुत पकड़ को मजबूत करना चाहते हो, बिकॉज दिस आर एक्चुअली सो इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कम्स कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस। अब जब आपने वीडियो के बारे में, कंटेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल कर लिया कि हाँ भाई कंटेंट ऐसे इतने टाइप्स के होते हैं, ये होते हैं, ऐसे ट्रेंड्स को पकड़ना पड़ता है, अब आपको जब बनाने की बारी आएगी तब आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, अपने कंटेंट को प्लान करना पड़ेगा। आप क्या बनाना चाहते हो, आपको उसके लिए एक निश डिसाइड करना पड़ेगा, आपको उसके लिए अपने इक्विपमेंट्स को सही ढंग से रखना पड़ेगा, तैयार रखना पड़ेगा। अगर आप फ़ोन से शूट कर रहे हो, अगर आप किसी भी और चीज़ से शूट कर रहे हो तो उसको तैयार रखो, अपने माइक को सही कर लो, फिर वीडियो को अच्छे से पूरा प्लान कर लो कि कौन सा वीडियो बना रहे हो, उसका स्क्रिप्टिंग वगैरह एवरीथिंग सब कुछ आपके पास प्लान्ड होना चाहिए। फिर क्रिएशन का पार्ट आता है। क्रिएशन में आपको नॉर्मली आप जो वीडियो बना रहे हो उसको शूट करना स्टार्ट कर दो, क्रिएट करो, उसको एडिट करो। एडिट करना भी क्रिएशन के अंदर आता है, उसको एडिट करो एंड फाइनली एक्सपोर्ट करने के बाद बारी आती है नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन। आपको अपने वीडियो को अब अपलोड करना है सोशल मीडिया पेज पर, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, इधर वो यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो, आपको वहाँ पे वीडियो को अपलोड करना पड़ेगा। तो ये 3 प्रोसेस होता है कोई भी कंटेंट क्रिएशन का। अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो कंटेंट क्रिएशन के 3 टोटल प्रोसेस होते हैं जिनके बीच में से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। पहले तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा ही एसेंशियल है। अगर आपकी प्लानिंग ही मजबूत नहीं है ना, तो बाकी दोनों का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना भी टाइम दे दो, एफर्ट दे दो, अगर आपका कंटेंट का प्लानिंग, कंटेंट ही जो आपने सोचा है वही सही नहीं है, तो कंटेंट नहीं चलने वाला है। सो दैट पहले प्लानिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए। ऐसा होता है ना कि अगर आपने अपना एक मकान बनाने के बारे में सोचा, अपने एक घर बनाने के बारे में सोचा, अगर घर का प्लानिंग ही सही नहीं है, कैसे बनाएंगे, कैसे कितना मजबूत होगा, क्या लुक होगा, तो फिर बनने के बाद अफसोस ही होगा, क्योंकि कुछ अच्छा दिखेगा नहीं, मजबूत नहीं होने वाला है, या फिर आपको पसंद नहीं आएगा। नेक्स्ट इज़ कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। इसके अंदर सबसे मेन आता है कि आपको सोशल मीडिया पे अपलोड करना है, वेबसाइट्स पे ब्लॉग पोस्ट करना है, जो कि मैं बोल रहा था कि टेक्सटिंग का, राइटिंग का, उसका एक बहुत ही मेन चीज़ आता है ब्लॉग पोस्ट का। ब्लॉग पोस्ट भी कंटेंट क्रिएशन का ही पार्ट है और बहुत ही अहम हिस्सा है एक्चुअली। ब्लॉग पोस्टिंग इज़ लिटरली बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल चीज़ हो सकती है अगर आप ब्लॉग भी कर सकते हो। लेकिन इतना है कि वीडियो से बड़ा क्रेज़ तो ब्लॉग का नहीं है। ब्लॉग्स चलते हैं बट उस लेवल में नहीं चलता है। नॉर्मली टेक्स्ट का, जो मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट का जो क्रेज़ है वो अभी उतना ज़्यादा खास कुछ है नहीं। लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा कंटेंट क्रिएट करने वाले हो और कौन से प्लेटफॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो। अगर आप वीडियोज़ बना रहे हो तो सोशल मीडिया में आपको पोस्ट करना पड़ेगा। अगर आप व्लॉग्स वगैरह, कोई आर्टिकल वगैरह लिख रहे हो तो आपको वेबसाइट्स वगैरह बना के वहाँ पे ब्लॉग पोस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ईमेल मार्केटिंग या फिर ईमेल्स वगैरह लिखना चाह रहे हो तो वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा। देन आपको सोशल मीडिया का भी एक प्लेटफॉर्म चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप वीडियो प्लेटफॉर्म, अगर नॉर्मली, क्योंकि हम सबको यहाँ पे वीडियो क्रिएशन के बारे में सीखना है, तो वीडियो अगर आप बना रहे हो तो सबसे पहले आपको सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाह रहे हो। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि
इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों का एल्गोरिदम बहुत अलग है, बहुत, और दोनों में चलते भी चीज़ें अलग अलग है। अगर आप इंस्टाग्राम में एक डांस वीडियो नॉर्मली विदाउट कुछ भी किए वगैरह अगर ऐसे ही नाच के वीडियो बना दोगे, वो वहाँ पे वायरल जा सकता है, लेकिन वही वीडियो अगर आप शॉर्ट्स पर डालोगे यूट्यूब में तो वो वायरल नहीं जाएगा, बिकॉज यहीं पे आती है एल्गोरिदम। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम जिस तरीके से काम करता है, जिन वीडियोस को प्रमोट करता है, वो यूट्यूब का शॉर्ट नहीं होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंटेंट को किस जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, किस प्लेटफॉर्म को चूज़ कर रहे हो, वो आप पहले से डिसाइड कर लो अच्छे से, और फिर उसी पे कुछ दिनों तक, कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक स्टक होके रहो। अगला आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेजरिंग सक्सेस। ये भी कंटेंट क्रिएशन लैंडस्केप का ही एक पार्ट है। देखो, इन सभी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी बताया कि ये सभी चीज़ें एक साथ कंटेंट क्रिएशन के एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक साथ मिलकर एक इकोसिस्टम की तरह, जो सभी कंटेंट क्रिएशन का ही पार्ट है। आप कंटेंट बस क्रिएट करके छोड़ के नहीं रख सकते हो। अब आपको सबसे मेन जो चीज़ करना पड़ेगा, जब आपने कंटेंट को अपलोड कर दिया, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो चल कैसा रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। जैसे हम लोग अपने बॉडी के वेट को एक टाइम के अंदर जो बात जो है थोड़ा मेज़र करते हैं कि कितना बॉडी वेट हमारा घटा है या बढ़ा है, या फिर अभी अपना कितना वेट चल रहा है, अपनी तबीयत कैसी है। हम लोग जो अपना नॉर्मली चेकअप वगैरह कराते हैं कभी कभी नॉर्मली ऐसे ही, तो वो भी हम देखते हैं कि अपना बॉडी अभी कैसा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ है कि नहीं। तो यहाँ पे भी कंटेंट क्रिएशन करने का एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हिस्सा होता है वो होता है कि मेजरमेंट करना। मेजरमेंट किस चीज़ का करना? कंटेंट क्रिएशन, मतलब कंटेंट क्रिएट करने के बाद जब उसको अपलोड कर दिया, अब हमें उस कंटेंट का परफॉर्मेंस चेक करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद कैसे रिटेंशन आ रहे हैं, ऑडियंस किस तरीके से उस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लाइक्स कितने आ रहे हैं, कमेंट्स कितने आ रहे हैं। उसके बाद सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इकलौती ऐसी चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी ज़रूरत है, वो है वॉच टाइम, रिटेंशन, कितनी देर तक आप वीडियो को देख रहे हो। अब बात आती है कि मेजरमेंट करना ज़रूरी क्यों है। मेजरमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता चलता है कि आप गलतियाँ क्या कर रहे हो, या फिर आपका ये वीडियो अगर चल गया तो किस वजह से चला, लोगों को क्या पसंद आया। अगर आपको वो चीज़ पता चल जाएगा, अगर आप अपनी गलती को पकड़ लोगे कि कहाँ पे किस चीज़ की वजह से लोग देख नहीं रहे, कहाँ पे आके लोग भाग जा रहे हैं वीडियो को छोड़ के या फिर स्क्रॉल करके चले जा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये हिस्सा, ऐसा हिस्सा हमें नहीं रखना है, मुझे नहीं रखना है अगले बार से, मुझे इसको हटा देना है, मतलब अपने वीडियो के अंदर से, ताकि ये हिस्सा बोरिंग ना हो जाए, या फिर लोगों को क्यों पसंद नहीं आ रहा है वो भी आपको जानना पड़ेगा। उसी हिस्से को बार बार रिपीट करके देखना पड़ेगा उस वीडियो में कि क्या मैंने ऐसा बोल दिया या फिर क्या शो कर दिया जिससे लोगों को पसंद नहीं आया। कंटेंट कुछ गलत तो नहीं हो गया, मैंने जो लिखा था टाइटल में या फिर जो मैंने वादा किया था दिखाने के लिए, क्या मैंने वही एग्जैक्टली शो किया कंटेंट के अंदर, या फिर मैंने कुछ अलग शो कर दिया, या फिर कुछ अलग गलत बोल दिया जो कि लोगों को शायद पसंद नहीं आया। तो ये चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। या फिर अगर आपका वीडियो अच्छा चल गया तो आपको देखना पड़ेगा, वाओ यार क्यों चला, क्या इसके शेयर ज़्यादा है, क्या इसका सेव ज़्यादा है, क्या इसमें लोगों ने ज़्यादा वॉच टाइम दिया, क्यों दिया, अगर वॉच टाइम दिया तो ऐसा क्यों दिया। और इन्हीं सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा फैक्टर, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। अगर आप मेज़र करोगे तो आप चीज़ों को एनालाइज करना सीखोगे, और जब आप एनालाइज करना सीखोगे तो आप प्लेटफॉर्म को अच्छे से जानोगे। जैसा मैंने कहा कि प्लेटफॉर्म को जानना ज़रूरी है। तो अगर आप एक बार जान लेते हो कि आपका जो कंटेंट चल रहा है वो कैसे चल रहा है, किस वजह से चल रहा है, आप आने वाले टाइम में भी वैसे कंटेंट डिलीवर कर रहे होते हो। नॉर्मली ऐसा ही होता है, कोई भी कंटेंट क्रिएटर जब भी कोई कंटेंट क्रिएट करता है और उसको पता चल जाता है कि हाँ मैं ऐसे कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ और ये ऐसे परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे आगे से ऐसा करना है, और इसी वजह से वो ग्रो करना शुरू करते हैं। इसके अलावा आपको अपने व्यूज़ को भी ट्रैक करते रहना पड़ेगा टाइम पे कि व्यूज़ कितने गए, नहीं गए, क्यों नहीं गए, अगर गए तो क्यों गए। अगर आप वीडियो डाल के भूल जाओगे कि मैंने वीडियो बनाया और मैं बस अब अगले के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, या फिर वीडियो व्यूज़ नहीं गए इसलिए बनाना छोड़ दिया, तो फिर काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात, आपको कन्वर्जेंस रेट देखने पड़ेंगे, कन्वर्जेंस कितने हो रहे हैं। मान लो कि 1 मिलियन व्यूज़ चले गए किसी वीडियो में, अब उस हिसाब से आपको मान लो कि जितने सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स आने चाहिए थे उतने आए नहीं, उससे कम आए। तो क्यों हुआ ऐसा? कन्वर्जेंस इतने कम क्यों हुए? इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर आप ये चीज़ें मेजरमेंट करना सीख जाते हो तो आपके लिए आगे ग्रो करना बहुत ईजी हो जाता है। आप हमेशा अपने जो व्यूअर्स हैं उनको फॉलोअर्स में टर्न कर सकते हो, उनको अपने सब्सक्राइबर्स में टर्न कर सकते हो, और आपके लिए एक बहुत ही ईजी गेम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक प्लेटफॉर्म में, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कहीं पर भी हो, आपको मेज़र करने के लिए अलग अलग टूल्स मिल जाते हैं जो कि खुद
वही प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करता है। जैसे यूट्यूब में आपको यूट्यूब एनालिटिक्स का हर एक चीज़ मिल जाएगा। आप चाहे पीसी से रन कर रहे हो तो पीसी में जाके आप वहाँ से देख सकते हो यूट्यूब का स्टूडियो खोलकर, या फिर यूट्यूब का खुद का ऐप आता है यूट्यूब स्टूडियो करके, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो कि कैसे हम किस चीज़ को देखना चाहते हो, जो भी आप एनालिटिक्स वगैरह जो भी देखना चाहते हो कि ऑडियंस एंगेजमेंट, सर्च से व्यूज़ आ रहे हैं या फिर क्या आ रहे हैं नहीं आ रहे, हर एक चीज़ आप वहाँ से देख सकते हो। अब जो आज का लास्ट पॉइंट आता है वो है चैलेंजेस इन कंटेंट क्रिएशन। अब देखो सच्चाई ये है कि चैलेंजेस तो हर जगह पे है, चाहे आप कोई भी जॉब कर लो, हर जगह पे आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। कंटेंट क्रिएशन में भी करना पड़ता है, और उसमें दो मेन चैलेंजेस होते हैं। सबसे मेन होता है कंपटीशन, जो कि आज हर जगह पे, दुनिया के हर एक जगह पे आप कोई भी जॉब कर लो तो यहाँ पे यूट्यूब तो एक मामूली सी बात है, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग इतनी आसानी से अपनी लाइफ को बदलने के बारे में सोच सकते हैं। वहाँ पे इतने सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, तो चैलेंजेस तो नॉर्मल कंपटीशन के रूप में आपको देखने को मिलेंगे ही, बट इस चीज़ को प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ टैकल किया जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है जो कि होना ज़रूरी भी है। अगर कंपटीशन नहीं हुआ तो फिर उसमें डिमांड भी कम होगा, इसका मतलब क्रेज़ भी कम है, और क्रेज़ ज़्यादा है इसका मतलब कंपटीशन भी ज़्यादा है। जैसे कि पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते थे या फिर इंजीनियर्स जो होते थे, डॉक्टर्स वगैरह, इन सभी में हमेशा बहुत कंपटीशन रहता है। लोग भर भर के अप्लाई करते हैं हर जगह पे। इंजीनियर्स तो आजकल नॉर्मली किसी भी जॉब में अप्लाई कर देते हैं, मतलब इतने इंजीनियर्स हो गए, तो इसका मतलब कंपटीशन बहुत देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए स्ट्रेटेजी भी शेयर करेंगे ऑब्वियसली, इस पूरे कोर्स में उसी चीज़ के बारे में बातचीत होगी, तो डोंट वरी। इसके अलावा भी एक और चैलेंज फेस करना पड़ता है कंटेंट क्रिएटर्स को, वो है एल्गोरिदम चेंज। ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जो कि होता रहता है सोशल मीडिया हर एक प्लेटफॉर्म में, वो चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, हर एक प्लेटफॉर्म पर एल्गोरिदम चेंज होता रहता है, टाइम के साथ साथ अपडेट होता रहता है। इसका एक मेजर रीज़न ये होता है कि कंटेंट क्रिएटर्स को कई बार पता लग जाता है कि क्या नया एल्गोरिदम आया है, और वो एल्गोरिदम हमेशा उसी क्रिएटर को हेल्प करता रहता है। इसकी वजह से बाकियों का ग्रोथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाता है या फिर रुक जाता है। और यूट्यूब हो जाए या फिर इंस्टाग्राम हो जाए, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो नहीं चाहते कि यार एक ही क्रिएटर वहाँ पे स्टक होके बैठा रहे और बाकी सारे जो है स्ट्रगल करे, उठ ना पाए। तो एल्गोरिदम को हमेशा चेंज किया जाता है, हर एक को मौका दिया जाता है, और ऐसी बात भी नहीं है मौका दिया जाता है, लेकिन अगर कोई इंसान एल्गोरिदम को जान लेता है तो ये उसी के लिए प्रॉफिटेबल हो जाता है ना, कि वो उसे पता है सब कुछ कि एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है। इसी वजह से एल्गोरिदम को अपडेट किया जाता है, और जब थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कंटेंट क्रिएटर्स को कि अब नया एल्गोरिदम आया है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत, तो फिर उसको भी जानने के लिए थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, फिर जाके हम दोबारा से अपनी ग्रोथ को पकड़ सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बेसिकली फेस करना पड़ता है कंटेंट क्रिएटर्स को, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। मतलब कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा चीज़ है ना जो आप अगर एक बार करना स्टार्ट कर दो तो आपको मज़ा इतना आएगा कि आप छोड़ नहीं सकते हो, नॉट बिकॉज ऑफ ओनली मनी बट ऑल्सो जब आप क्रिएट करते हो आपको मन से एक बहुत अच्छा फील आता है। एंड एक बात सोचो कि आप अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है, आपका बिजनेस है उस चीज़ के ऊपर, या फिर आप कोई भी काम करते हो जिस काम के रिलेटेड कोई भी सवाल का जवाब आप शेयर कर सकते हो और लोग उसे सर्च करके ढूंढ कर आपके पास आ सकते हैं, आपके वीडियोज़ को देख कर वो सीख सकते हैं, तो क्यों ना ऐसा करके आप अपनी लाइफ को ही टर्न कर सकते हो। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि मैं खुद चाहता हूँ कि आप में से हर एक जन कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, क्योंकि एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। आप लिमिटलेस तरीके से काम कर सकते हो और अनलिमिटेड वे में अर्न कर सकते हो। आप जो चाहते हो ज़िंदगी में वो कर सकते हो एक्चुअली में, बट उसको हम आगे के क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हमारा फर्स्ट क्लास यही पे एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।